हेलो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका अपना परिवार आनंद शिक्षा केंद्र में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमने पिछले कक्षा में किताब का पूरा इंडेक्स पढ़ा था, जिनमें जाना था कि आपके किताब का जो है गोदली जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। तो जिनमें टोटल गद्य खंड में टोटल 12 चैप्टर थे और काव्य खंड में भी टोटल 12 चैप्टर था। तो इनको हम लोग क्या किए थे, डिटेल में समझे थे। आज उन्हीं का जितने भी चैप्टर हैं उनको हम लोग डे बाय डे करके प्रत्येक चैप्टर का विश्लेषण करेंगे और उनको अच्छी तरीक़ा से समझने का कोशिश करेंगे और समझेंगे, क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ और जितने भी टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे वो सभी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से है। क्योंकि देखिए अभी जो भी टॉपिक हम लिखाने वाले हैं वो सभी एक नोट्स के रूप में होगा या आप समझ लीजिए थ्योरी के रूप में है, समझ गए? क्योंकि आप उनको पढ़िएगा तो आपका वहाँ से जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेंगे और ना ही सब्जेक्टिव छूटेंगे। तो हम आपको क्या करते हैं, डिटेल में एक एक करके बताते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर जिस जाति प्रथा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो उनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए चलिए हम लिखते हैं और आपको लिख करके समझाते हैं, समझ गए? तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए हम जो बोलेंगे, जो आपको समझाएंगे, तो उसको पहले गौर से सुनना है। गौर से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जब आप समझ जाइएगा तो बाद में आप क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा नोट्स के रूप में और नोट्स भी बनाते जाइएगा, जिससे आपको क्या होगा, अच्छी तरीक़ा से उसको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत क्या होगा, हेल्प मिलेगी आपको, समझ गए? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, हम लोग जानते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अर्थ क्या, मतलब क्या होता है। तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। उनके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे और उनको इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समझेंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए आपका चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन। क्या नाम है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा आपका चैप्टर का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपका पहला चैप्टर का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए श्रम का मतलब होता है परिश्रम, मतलब काम करना। तो इतना समझिए कि श्रम विभाजन का मतलब है लोगों को, मतलब समाज में लोगों को क्या हुआ, उसके कामों के आधार पे बांट देना क्या कहलाता है? श्रम विभाजन कहलाता है। तो श्रम विभाजन का मतलब क्या हो जाता है, समझिए यहाँ पे। श्रम विभाजन, देखिए श्रम विभाजन का मतलब हो जाता है लोगों को उनके कामों के आधार पर बांट देना। ध्यान से सुनिए। देखिए श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, लोगों को उनके कामों के आधार पे बांट देना क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। अब समझिए कि जाति प्रथा क्या होता है। देखिए जाति प्रथा क्या होता है, ध्यान सुनिए। जाति प्रथा, देखिए जाति प्रथा का मतलब होता है कि लोगों को मतलब उनके जन्म के आधार पर, लोगों को उनके जन्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना, ऊंच नीच के दर्जा देना, यही क्या कहलाता है, जाति प्रथा कहलाता है, समझ गए? तो लोगों को क्या होता है, जन्म के आधार पर ऊंच नीच की दर्जा देना। ऊंच नीच की दर्जा देना मतलब क्या, ऊंच नीच की कैटेगरी में बांट देना क्या कहलाता है, जाति प्रथा कहलाता है। समझिए इसका सिंपल सा अर्थ है, समझिए। देखिए क्या होता है, श्रम विभाजन मतलब लोगों को उनके कामों के आधार पर बांट देता है, तो श्रम विभाजन। और जाति प्रथा तो लोगों मतलब उसके जन्म के आधार पर, मतलब उसको देखता है कि उसका किस कैटेगरी में मतलब जन्म हुआ, किस कास्ट में जन्म हुआ, मतलब वो कौन सा काम करता है,
समझ गए। उनके परिवार कौन से काम कर रहे थे उनके आधार पर, मतलब जब जन्म लेता है तभी से ही बांट देता है कि उनके पूर्वज क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, उन्हीं के आधार पे उनको क्या किया जाता है, उसको ऊंच नीच की कैटेगरी में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो वही क्या होता है, जाति प्रथा होता है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। देखिए क्या होता है, चलिए चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का क्या नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए हम लोग इसको आगे डिटेल में समझते हैं कि इनके लेखक कौन है और इनके लेखक क्या करते थे, उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करें डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, समझ गए। तो आइए हम लोग देखते हैं। देख आपका चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए इसके लेखक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसको बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी नाम से जाना जाता है, समझ गए। तो इनके लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, समझ गए। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश महू के सैन्य छावनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के महू गांव में इनका जन्म हुआ था। वे एक दलित परिवार से आते थे। भीमराव अंबेडकर किस परिवार से आते थे, वे एक दलित परिवार से आते थे। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था, रामजी मालोजी सकपाल। ये उनके पिताजी का पूरा नाम था, नहीं तो कहीं कहीं पे उपयोग होता है, बस यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा या कह दिया जाएगा रामजी सकपाल। क्या कहता है, शॉर्ट नेम हो गया इसका रामजी सकपाल। बहुत जगह ये बोला जाता है क्या, रामजी सकपाल, लेकिन उनके पिताजी का पूरा नाम था रामजी मालोजी सकपाल, समझ गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का पूरा नाम क्या था, रामजी मालोजी सकपाल था, समझ गए। चलिए आगे देखिए, इनके माता जी का नाम था, इनके माता जी का नाम था भीमाबाई सकपाल। इनके माता जी का क्या नाम था, भीमाबाई सकपाल। अब देखिए आगे देखते हैं, इनके पत्नी का नाम था रामाबाई अंबेडकर। इनके पत्नी का क्या नाम था, रामाबाई अंबेडकर नाम था। देखिए और इनकी मृत्यु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। कितने ईस्वी में हुई थी, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहाँ, दिल्ली में उनके निवास स्थान पर ही हुआ था। वे जहाँ रहते थे दिल्ली में, उसी जगह पर उनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, समझ गए। चलिए अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग देखते हैं आगे कि जैसे इनका कब हुआ था देहांत, 1956 ईस्वी में दिल्ली में उनके निवास स्थान पर ही हुआ था। तो अब क्या किया था, उनका जो समाधि स्थल है, जहाँ पर उनका समाधि अभी बना हुआ है, वो है आपका, उनका समाधि स्थल मुंबई में स्थित है। कहाँ है उनका समाधि स्थल, जो उसका समाधि जो है बना हुआ, वो अभी कहाँ है, मुंबई में स्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। कौन चीज़ से जानते हैं, इनका समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। देखिए और ध्यान सुनिए, भीमराव अंबेडकर क्या थे, भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। कौन सा, 14वीं संतान और लास्ट संतान, अंतिम वाले संतान थे। मतलब उनके पिताजी के टोटल कितने बच्चे थे, टोटल 14 बच्चे थे, समझ गए। और ये क्या थे, अंतिम, मतलब 14 नंबर के थे, समझ गए। चलिए अब देखिए क्या है, ध्यान सुनिए। उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ करता था। उनके साथ क्या हुआ, बचपन से क्या हुआ करता था, जातिगत भेदभाव हुआ करता था। मतलब उसके जाति के नाम पे उन्हें क्या किया जाता था, हमेशा नीचा दिखाया जाता था। और उसी चीज़ और उसी तकलीफ में वो क्या किए, अब मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किए और बहुत आगे बढ़े, समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे देखते, देखिए क्या है, जातिगत भेदभाव उनके साथ क्या हुआ, उनका जन्म महार जाति में हुआ था। किस में हुआ था, उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। जिसे उस समय समाज में क्या माना जाता था, अछूत माना जाता था। मतलब अछूत का मतलब क्या, छोटा माना जाता था। मतलब उसके कर्मों के आधार पर, मतलब जो वो काम करता था उसी के आधार पर क्या किया जाता था, उससे समाज में भेदभाव किया जाता था, समझ गए। तो चलिए हम लोग अब अगला पॉइंट देखते हैं कि इनके साथ और आगे क्या हुए, वो कितने पढ़े, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा साल 1907 में, कब, 1907 ईस्वी में उन्होंने मुंबई के एल्फिस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, समझ गए। कौन से स्कूल से, एल्फिस्टन हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा
पास की थी 1907 ईस्वी में। कितना में? 1907 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जितने भी क्या कहते हैं आपको ईस्वी वाला पॉइंट सब है वो सबको आप लोग पूर्ण रूप से कंफर्म होके याद कर लीजिएगा, उसमें एक जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता है, समझ गए। जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, और सब अदर चैप्टर सब का भी जो होता है उन सब से भी पूछता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफर्म याद कर लेना है। क्या करना है? कंफर्म पूर्ण रूप से उसको याद कर लेना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इनकी उच्च शिक्षा देखिए कैसे हुई थी। देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बड़ौदा के महाराज, कहाँ के? बड़ौदा के महाराज सियाजीराव तृतीय ने, कहाँ के महाराज? बड़ौदा के महाराज सियाजी तृतीय से स्कॉलरशिप मिलने पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और 1912 ईस्वी में, कितना में? 1912 ईस्वी में उन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली। उन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी से क्या किए? बीए की डिग्री कब लिए थे? 1912 ईस्वी में, समझ गए। अब इनका देखिए विदेश में इनकी उच्च शिक्षा कैसी हुई और कौन कौन सी हुई उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जब ये विदेश गए थे, क्या कहते हैं, महाराज सियाजीराव तृतीय के द्वारा जो स्कॉलरशिप मिला था, तो ये क्या किए थे? सबसे पहले क्या किए थे? ये जब विदेश गए थे तो विदेश में अमेरिका में एक न्यूयॉर्क नामक क्या है उनका शहर है, न्यूयॉर्क। उसी न्यूयॉर्क में क्या किए थे? पहले गए थे वहाँ पे, तो वहीं से क्या किए थे? इनकी उच्च शिक्षा प्रारंभ हुई थी। देखिए क्या कहता है, बाबा साहेब विदेश से अर्थशास्त्र, बाबा साहब क्या किए थे? विदेश से अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किए थे, मतलब पीएचडी किए थे। पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय थे, समझ गए। वो प्रथम भारतीय थे पीएचडी करने वाले, और उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से अभूतपूर्व डिग्रियां हासिल की, और उन्होंने दुनिया के बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान थे उनसे क्या किए? ये अभूतपूर्व क्या किए? डिग्रियां हासिल की। मतलब बहुत सारे ऐसे डिग्री थे इनके पास जो इनके पास पर्याप्त, मतलब इनके पास था, लगभग कहा जाता है कि टोटल इनके पास 39 डिग्रियां आई थी, समझ गए। उनमें से बहुत सारा था, और अलग अलग मान के चलिए विदेश में ही अलग अलग जगहों से ये अलग अलग क्या किए थे? डिग्री हासिल किए थे। तो उनमें दिया है, जैसे पहला दिया है उसमें दिया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, मतलब अमेरिका में क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1915 ईस्वी में, कब? 1915 ईस्वी में उन्होंने एमए किया। कब किया? 1915 ईस्वी में उन्होंने क्या किए थे? एमए किए थे। अब देखो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्या किए थे? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब ब्रिटेन से इन्होंने एमएससी किए। क्या किए? एमएससी किया, और अर्थशास्त्र में सर्वोच्च मानी जाने वाली डॉक्टर ऑफ साइंस मतलब डीएससी की डिग्री भी हासिल की उसी यूनिवर्सिटी से, उसी कॉलेज से। अब देखिए क्या कहता है इसका तीसरा था कि ग्रेज इन, मतलब ग्रेज इन लंदन, मतलब ये जो है यूनिवर्सिटी का नाम होगा ग्रेज इन लंदन, मतलब ये कि क्या किए? वहाँ से बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई की, और ये क्या किए? वहीं से वकील की तैयारी पूर्ण की, और वो क्या किए? वकील बन गए, समझ गए। चलिए तो अब ये पॉइंट आप लोग क्या कीजिए? नोट कीजिए। उनके बाद हम आगे इनसे आगे जो कुछ पॉइंट हैं बाकी उनको लिखाते हैं, उनके बाद उनको समझाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? खत्म होगा, और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की क्लास करेंगे। तो पहले आप लोग क्या कीजिए? यहाँ तक उतारिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने विदेश से वकालत की डिग्री पूरा करके जब अपने देश भारत आए, तो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के अछूत लोगों के लिए, यहाँ के वंचित लोगों के लिए, उनके मानवाधिकार के लिए उन्होंने यहाँ पर आने के बाद, अपने देश भारत आने के बाद उनके लिए बहुत सारे आंदोलन किए, जिनमें 3-4 प्रमुख दिया हुआ है, तो उनका हम आपको नाम बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। देखिए इनमें कुछ इसके प्रमुख सामाजिक आंदोलन है, जिसका पहला नाम है बहिष्कृत हितकारिणी। क्या है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। दूसरा है महार सत्याग्रह। दूसरा क्या है? महार सत्याग्रह 1927 ईस्वी में। दूसरा आंदोलन कब किए? दूसरा आंदोलन क्या था? महार सत्याग्रह 1927 ईस्वी में किए थे। और तीसरा आंदोलन था मनु स्मृति दहन। इसका तीसरा आंदोलन क्या था? मनु स्मृति दहन 1927 ईस्वी में, ये भी स्टार्ट किए थे। उसके बाद चौथा था इसका काला राम मंदिर सत्याग्रह। बाबा साहब अम्बेडकर का चौथा क्या था? चौथा आंदोलन क्या था? काला राम मंदिर सत्याग्रह। ये कब हुआ? किए थे 1930 ईस्वी में किए थे। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और
उनके विचार से वो बहुत ज़्यादा सहमत थे, समझ गए, और उनको अपना आदर्श भी मानते थे। तो वो 3 व्यक्ति कौन थे देखिए, पहला व्यक्ति था महात्मा बुद्ध, दूसरा था संत कबीर, तीसरा था ज्योतिबा फुले। समझ गए, पहला व्यक्ति कौन था, महात्मा बुद्ध था, दूसरा कौन था, संत कबीर, तीसरा था ज्योतिबा फुले। और देखिए उनके कुछ रचनाएं हैं, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कुछ कुछ रचनाएं हैं, उनके पुस्तकें हैं और कुछ भाषण वगैरह भी है। तो उनके बारे में कुछ कुछ दिया हुआ जो हमने आपको यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं, तो आप उनको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर क्लास में पढ़ने में मन लग रहा हो, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, समझ गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए इसका प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। उसके बाद क्या है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर दे, द राइज एंड फॉल्स ऑफ द हिंदू वीमेन, और अंतिम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये उनके क्या किए थे, प्रमुख मेन भाषण था, समझ गए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये उनके बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण थे, समझ गए। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है और आप अभी जितने हमने टॉपिक को क्या किए, कवर किए हैं और आपको समझाएं, उस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा और उनके साथ साथ उसका रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो आप लोग उसको क्या करते रहिए, नोट करके उनका रिवीजन करते रहिए, समझ गए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा करेगा, समझ गए, एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे और उनको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।